चलिए आज बात करते हैं यमन की। एक ऐसी जमीन जहां एक तरफ सदियों पुरानी कहानियां हैं तो दूसरी तरफ आज की कड़वी हकीकत। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, नहीं, ये तो एक पूरी सभ्यता के दिल में झांकने की कोशिश है, उसके संघर्ष और उसकी आत्मा को समझने की। जरा सोचिए, कॉफी की जो पहली महक दुनिया में फैली वो यहीं की पहाड़ियों से आई थी। ये उन ताकतवर साम्राज्यों की धरती है जिन्होंने कभी मसालों के सबसे कीमती व्यापार पर आप कह सकते हैं राज किया था। उनकी दौलत के किस्से आज भी सुने सुनाए जाते हैं। लेकिन इतिहास की इस पूरी शानो शौकत के पीछे एक बहुत ही तकलीफदेह आज भी है। आज की तारीख में यमन दुनिया के सबसे भयानक मानवीय संकटों में से एक का सेंटर बना हुआ है, और यही वो विरोधाभास है जिसे हम आज थोड़ा और गहराई से समझेंगे। देखिए, यमन को समझने के लिए सबसे पहले उसकी ज़मीन को समझना होगा, क्योंकि इसका भूगोल, इसकी जो ज्योग्राफी है, वही इसकी किस्मत की चाबी रही है। तो यमन की लोकेशन ही सब कुछ है। ये बाबल मंदेब स्ट्रेट पर बसा है। अब ये क्या है? ये आप समझिए एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो मेडिटेरेनियन सी को इंडियन ओशन से जोड़ता है। दुनिया भर के तेल के जो बड़े बड़े टैंकर हैं ना, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से होकर गुजरता है। मतलब साफ है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक बहुत ही जरूरी, कह सकते हैं, एक नब्ज है। यमन की जमीन भी मतलब कमाल के विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ तो 3600 मीटर से भी ऊंचे नुकीले पहाड़ हैं जो मौसम की बारिश में एकदम हरे भरे हो जाते हैं, और फिर दूसरी ही तरफ दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है जहां गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती है और पानी किसी खजाने से कम नहीं। और ये जो हम देख रहे हैं, ये सिर्फ पर्यावरण से जुड़े कुछ पॉइंट्स नहीं है, ये वहां के लोगों की जिंदगी की असलियत है। पानी की कमी का सीधा मतलब है कि किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहे हैं। रेगिस्तान के बढ़ने का मतलब है कि गांव के गांव रेत में समाते जा रहे हैं, और तेल इंडस्ट्री का पोल्यूशन लोगों को बीमार कर रहा है। तो ये सारी मुश्किलें जो हैं वो मौजूदा हालात को और भी ज्यादा खराब कर देती हैं। तो सवाल ये है कि इस मुश्किल जमीन पर कौन लोग रहते हैं? यमन की आबादी भी इसके लैंडस्केप जितनी ही अलग अलग तरह की है, जो सदियों के व्यापार और पलायन का एक जीता जागता सबूत है। यहाँ का जो एथनिक मिक्स है वो अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के बीच यमन के ऐतिहासिक रोल को साफ दिखाता है। करीब 60% आबादी अरब हैं, तो वहीं बाकी 40% में मिक्स्ड अरब और अफ्रीकी मूल के लोग हैं। ये पुराने व्यापारिक रास्तों और संस्कृतियों के मेलजोल की एक चलती फिरती विरासत हैं। धर्म यमन की पहचान का एक बहुत अहम हिस्सा है, जहां लगभग सभी लोग इस्लाम को मानते हैं। लेकिन यहां भी एक बड़ा डिवीजन है। लगभग 65% लोग शफई सुन्नी हैं और 35% ज़ैदी शिया, जो ज्यादातर उत्तरी इलाकों में रहते हैं। और ये धार्मिक और सांस्कृतिक बंटवारा आज के संघर्ष की एक बहुत बड़ी वजह है। वैसे तो आज यमनी अरबी ही मेन भाषा है, लेकिन पुराने वक्त की गूंज आज भी महरी जैसी भाषाओं में जिंदा है। सोचिए, ये वो प्राचीन दक्षिण अरबी भाषाएं हैं जो कभी शीबा की रानी के साम्राज्य के वक्त से बोली जाती रही हैं। ये भाषाएं आज के यमन को उसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों से जोड़ती हैं। किसी भी कल्चर को महसूस करने के लिए वहाँ के खाने से बेहतर तरीका और क्या हो सकता है ना? और यमन का खाना तो उसकी जमीन और इतिहास का एक जायकेदार आईना है। यमन की नेशनल डिश है फासा। ये मेमने के गोश्त का एक गाढ़ा मसालेदार स्टू होता है जिसे बहुत धीरे धीरे पकाया जाता है, और इसमें से मेथी और मसालों की बेहतरीन खुशबू आती है। जरा सोचिए, पहाड़ों की किसी ठंडी शाम में गर्मा-गर्म रोटी के साथ इसे खाया जाए, क्या बात है। और फिर आता है साल्ता, एक बिल्कुल अनोखा झाग वाला हरा सूप जिसका स्वाद थोड़ा खट्टा और हर्बल होता है। ये सिर्फ एक डिश नहीं है, ये एक तरह का कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। इसे अक्सर एक ही बर्तन से सब मिलके खाते हैं, जो यमन की मेहमान नवाजी को दिखाता है। यमन के आज को समझने के लिए उसके कल में झांकना बहुत जरूरी है। इस देश का इतिहास साम्राज्यों, व्यापार और जीत की एक बहुत ही उलझी हुई कहानी है। देखिए, यमन की कहानी बहुत बहुत पुरानी है। करीब 1200 ईसा पूर्व में सबाई जैसे साम्राज्यों का मसालों के व्यापार पर कंट्रोल था। फिर 7वीं सदी में इस्लाम आया और उसने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। सदियों बाद 16वीं शताब्दी में ताकतवर ऑटोमन साम्राज्य ने यहां अपना कंट्रोल जमा लिया। 20वीं शताब्दी में आके देश बढ़ गया, नॉर्थ ऑटोमन से आज़ाद हो गया और साउथ ब्रिटिश हुकूमत के अंदर रहा। और फिर जाके 1990 में ये दोनों हिस्से एक हुए और एक रिपब्लिक बना।
और यही बात हमें सीधे यमन की आज की हकीकत पर ले आती है, एक ऐसा देश जो संकट के एक आधुनिक चौराहे पर आ खड़ा हुआ है। तो सवाल ये है कि एक नया बना देश इतने भयानक संघर्ष में फंस कैसे गया? आखिर हुआ क्या? गृह युद्ध तक पहुंचने के 4 बड़े स्टेप्स थे। सबसे पहले 2011 का अरब स्प्रिंग। प्रोटेस्ट हुए और सालों से राज कर रहे प्रेसिडेंट साले को हटना पड़ा। इससे हुआ क्या? एक पावर वैक्यूम बन गया, मतलब सत्ता खाली हो गई। फिर आया 2014, जब जैदी शिया ग्रुप हूथी विद्रोहियों ने इसी खालीपन का फायदा उठाया और राजधानी सना पर ही कब्जा कर लिया। तीसरा स्टेप 2015 में नए प्रेसिडेंट को राजधानी से भागना पड़ा और बस यहीं से मामला इंटरनेशनल हो गया। सऊदी अरब की लीडरशिप में एक कोलिशन ने हूथियों को खदेड़ने के लिए हवाई हमले शुरू कर दिए। ये लड़ाई बहुत उलझी हुई है। इसमें कई गुट शामिल हैं। एक तरफ तो है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार, जिसे सऊदी अरब और यूएई का सपोर्ट है। इनके खिलाफ लड़ रहा है हूथी आंदोलन। और इस तस्वीर को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दक्षिणी अलगाववादी हैं जो एक अलग दक्षिणी यमन चाहते हैं। और हां, अलकायदा जैसे चरमपंथी समूह भी हैं जो इस पूरे उथल-पुथल का फायदा उठा रहे हैं। इस पूरे संघर्ष की जो मानवीय कीमत है, वो दिल दहला देने वाली है। जैसा कि ये कोड बताता है, बिल्कुल बेसिक जरूरतें, खाना, स्वास्थ्य सेवा, ईंधन, ये सब आज लाखों लोगों के लिए एक लग्जरी बन चुके हैं। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल क्राइसिस नहीं है, ये एक मानवीय त्रासदी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है कि क्या एक ऐसा देश जिसका इतना गौरवशाली अतीत रहा हो, जो इतनी अहम रणनीतिक जगह पर हो, क्या वो शांति का कोई रास्ता खोज पाएगा? क्या वो जमीन जो कभी सभ्यताओं का केंद्र थी, अपनी ही राख से उठकर फिर से अमन चैन हासिल कर सकती है? या फिर वो क्षेत्रीय ताकतों और अंदरूनी झगड़ों के बीच यूं ही फंसी रहेगी? इन सवालों का जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे सकता है।